इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने क्लाइंट का एक्सेल वर्क एआई का यूज करके $15 कमाए हैं। यहाँ बात पैसे की बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो से आप ऐसी चीज सीखने वाले हो जिसके बारे में किसी ने वीडियो बनाया ही नहीं है, क्योंकि क्लाइंट ने मुझे ऐसा काम दिया जिसको मुझे 1 घंटे में करना ही था, लेकिन काम ऐसा दिया कि मेरे होश उड़ गए। एक बार मैं आपको काम दिखाई देता हूँ। तो ये पीडीएफ मुझे क्लाइंट ने भेजी थी और वो चाहता था कि मैं इस हैंड रिटन डेटा को एक्सेल डेटा में कन्वर्ट करूँ उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक्सेल डेटा में कन्वर्ट करने की थी ही नहीं, बल्कि इस हैंड रिटन डेटा को समझने की थी। ये टेबल पे ध्यान मत दो, इसका कोई रोल नहीं है। ये हैंड रिटन नोट्स को देखो, क्या आपको समझ आ रहा है यहाँ पर क्या लिखा है? कमेंट करके जरूर बताना किसको ये हैंड राइटिंग समझ आ गई है। आप नेक्स्ट लेवल के हो, वीडियो को बंद कर सकते हो, लेकिन जिसको समझ नहीं आया चुपचाप इस वीडियो में बने रहो, कुछ क्रेजी सीखने वाले हो। तो शुरू करते हैं इस केस स्टडी को। तो इस हैंड रिटन डेटा को समझने के लिए मुझे एआई टूल्स की मदद लेना ही पड़ेगा और मैं 90% एआई का यूज करके ही इस क्लाइंट के काम को करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं चैट जीपीटी और ग्रॉक दोनों का यूज करने वाला हूँ। चलो देखते हैं कौन हमको एक्यूरेटली रिजल्ट लाके देता है। तो दोनों एआई टूल में मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ और यहाँ पर भी मैं अपनी पीडीएफ को अपलोड करता हूँ। यहाँ क्या एरर आ गया? नो टेक्स्ट कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस फाइल। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमको एरर दे दिया कि यार टेक्स्ट को वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है पीडीएफ से। और यहाँ ग्रॉक ने क्या किया, चलो देखते हैं। पीडीएफ तो उसने अपलोड कर लिया है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट द हैंड रिटन notes in the PDF can you tell me? तो देखते हैं ग्रॉक हमको क्या रिजल्ट देता है। तो इसको हम जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमको ग्रॉक ने ये रिजल्ट दिया है, लेकिन ये एक्यूरेटली हमको लग नहीं रहा। एक बार हम इसको पीडीएफ से भी मैच करके देख लेते हैं। तो ये जो हमको उसने दिया है ये प्रॉपर तरीके से हमको पूरे यहाँ पर नहीं मिले हैं। यहाँ पर ये आपको नोट दिख रहा होगा पेज 2 में। यहाँ पर इसकी आईडी 554 है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं पेज नंबर 2 में। तो यहाँ पर 554 में हमारे पास और डेटा है। यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन है, टाइम है, टाइप है। यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा तो मेरे को समझ आ रहा है कि क्या लिखा है। तो यहाँ 554 में हमको ये पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। तो ये पेज नंबर 5 में देखो हमारे पास 2 यहाँ पर नोट थे, ट्रांजैक्ट ए, ट्रांजैक्ट बी। यहाँ पर ये लिखा है और ये तो समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखो पेज नंबर 5 में इसने बस इतना ही कॉन्टेक्स्ट हमको दिया है। यहाँ पर तो दिक्कत हो गई, ना तो ग्रॉक पीडीएफ को समझ पा रहा है, ना तो चैट जीपीटी समझ पा रहा है। तो अब क्या करें? तो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम पीडीएफ को पहले इमेज में कन्वर्ट कर दें, इसके बाद हम फिर एआई का यूज करके उस इमेज में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पीडीएफ टू इमेज कन्वर्टर। तो मैं ये पहली वाली आई लव पीडीएफ बहुत बढ़िया टूल है, मैं इसी का यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो हम इसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी पीडीएफ को सिलेक्ट करता हूँ। ये रही हमारी पीडीएफ और ये उसको इमेजेस में कन्वर्ट कर देगा अलग अलग पेज के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कन्वर्ट टू जेपीजी और ये पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ से हम अपनी जेपीजी इमेजेस को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ हमको वो कौन सा फॉर्मेट दे रहा है? अच्छा, जिप फॉर्मेट हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको यहाँ पर जिप फाइल को यहाँ पर अनजिप करना होगा। तो मैं यहाँ पर अनजिप कर लेता हूँ। तो देखो पीडीएफ के हमको 5 पेजेस थे, हमको वो इमेजेस में मिल गए हैं। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। हमारा पहला इमेज ये है, ठीक है। तो अब हम इसको अपने एआई टूल्स में अपलोड करेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से मैं अपनी इमेज को अपलोड करता हूँ। तो यहाँ से मैं पहली ही इमेज को अभी अपलोड करने वाला हूँ। अगर उसने मुझे टेक्स्ट लाके दे दिया तो उसके बाद हम इन 4 इमेजेस को वहाँ अपलोड करेंगे। तो चलो मैं इसको अपलोड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं वही लिख देता हूँ, आई कांट अंडरस्टैंड what is handwritten notes in this image, can you tell me? चलो देखते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यही मैं ग्रॉक में भी यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। चलो देखते हैं वो क्या जनरेट करता है। तो यहाँ पर भी मैं अपनी इमेजेस को अपलोड करता हूँ। मैं पहली इमेज अभी अपलोड करता हूँ। यहाँ पर देखता हूँ क्या होता है, हमको कौन अच्छी तरीके से यहाँ पर डेटा ला के देता है एक्यूरेटली। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं वही प्रॉम्प्ट को पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं, अच्छा यहाँ पर इमेज अपलोड हो रही है क्या? चलो तो इसको भी यहाँ से जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो इसने हमको उसका डेटा ला के दे दिया है हमारी पहली इमेज का। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर कितनी तीन नोट्स है ना। तो मैं ये इमेज में चल के देखता हूँ क्या हमारे यहाँ पर 3 नोट है, आईडी 551, आईडी 552, आईडी 553। तो चैट जीपीटी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक्यूरेटली हमको डेटा ला के दे रहा है। एक बार हम ग्रॉक का भी देख लेते हैं उसने क्या जनरेट करा है।
यहाँ पर उसने भी हमको 3 आईडीज का यहाँ पर डेटा ला के दिया है। आप यहाँ पर एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, यहाँ पर लोकेशन, वीडियो, फोटोज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सैंपल ये सब में सेम है। तो समझ रहे हो क्या बढ़िया तरीके से आप एआई टूल का यूज कर सकते हो। एक बार इस इमेज को देखो यार, क्या आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या वर्ड्स लिखे हैं। लेकिन मिनटों में एआई टूल्स ओसीआर टेक्नोलॉजी का यूज करके इस इमेज को समझा और साथ में प्रिडिक्ट भी कर लिया कि ये डाइविंग का डेटा है और किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड नेक्स्ट हो सकता है ये भी प्रिडिक्ट कर लिया। अब हमको यही चेक करना है किसने हमको कितना एक्यूरेट डेटा दिया है। तो चलो दोनों के डेटा को चेक करते हैं। तो पहले हम आईडी नंबर 551 का डेटा देखते हैं। तो यहाँ देखो ग्रॉक में वीडियो फोटोज में 4 लिखा है और चैट जीपीटी में यस नो और फिर यस लिखा है। और अगर मैं इमेज में चेक करूँ तो देखो यहाँ पर यस नो फिर यस लिखा दिखाई दे रहा है। अब ये देखो यहाँ पर ग्रॉक में फाइन सैंड लिखा है, चैट जीपीटी में ग्रे सैंड लिखा है और इमेज में देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी ग्रे सैंड लिखा है। यहाँ आईडी नंबर 552 के अंदर वाटर डेप्थ 1.5 मीटर है और ग्रॉक में 1 मीटर लिखा है और चैट जीपीटी में 1.5 मीटर लिखा है और यहाँ सैंपल डेप्थ में 1 मीटर है, लेकिन ग्रॉक ने वो जनरेट ही नहीं करा और चैट जीपीटी में सैंपल डेप्थ जनरेट भी करा है और उसकी हमको वैल्यू भी एक्यूरेट दी है। अब टाइम देखो, ग्रॉक में 9:30 है, चैट जीपीटी में 6:13 है, लेकिन फोटो में देखकर ऐसा लग रहा है कि ये 9:13 लिखा है। फिर सैंपल के अंदर आप ये देखो तो ग्रॉक में ही गलत लिखा है, चैट जीपीटी और इमेज में एक जैसा लिखा दिख रहा है। यहाँ पर ये डेटा को ग्रॉक ने जनरेट भी नहीं करा और एक नोट में अनक्लियर टेक्स्ट लिख दिया और चैट जीपीटी में चेक करे तो यहाँ लिखा है सबटल शेल, जो इमेज के वर्ड से मैच कर ही नहीं रहा है क्योंकि इमेज में 3 वर्ड है और यहाँ सिर्फ 2। लेकिन जैसे ही इमेज में देखो तो ये लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड स्मेल। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये टेक्स्ट को ग्रॉक में देखो तो यहाँ लिखा है मोर H2S स्मेल और ब्रैकेट में फुल फॉर्म भी लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड और यहाँ लग भी रहा है कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड ही लिखा होगा। तो कहीं कहीं चैट जीपीटी ने सही डेटा दिया है और कहीं कहीं ग्रॉक ने, इसलिए हम दोनों एआई मॉडल का यूज कर रहे हैं। जो डेटा मुझको लगेगा कि सबसे ज्यादा चांसेस है मैच होने के, हम उसी को लिखने वाले हैं। ये एक डाइविंग का डेटा है तो यहाँ देखो ये वर्ड या तो वुड हो सकता है या फिर वीट, लेकिन ज्यादा चांसेस वीट के हैं क्योंकि अगर मैं गूगल में ये दोनों टर्म को सर्च करता हूँ तो एल्गी विद वीट के रिजल्ट ज्यादा जेन्युइन है क्योंकि एल्गी वर्ड के साथ वीट वर्ड ज्यादा यूज होता है। ऐसे ही ये नोट्स की अगर आप टाइमिंग देखो तो यहाँ मिनट्स को देखो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और वाटर की डेप्थ भी बढ़ रही है, मतलब कि ये एक ही टाइम का डेटा है। अगर ये नोट 9 बजे लिखा है तो ये उसके 13 मिनट बाद लिखा होगा, मतलब कि ये लिखा है 9:13 ना कि 6:13 और ये लिखा है 9:26 ना कि 6:26। तो चैट जीपीटी यहाँ पर गलत हो गया। तो समझ रहे हो, एआई टूल आपके काम को आसान बना सकता है लेकिन आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। वो पॉसिबिलिटीज के हिसाब से डेटा प्रिडिक्ट तो कर सकता है लेकिन फिलहाल 100% एक्यूरेट डेटा हमको नहीं दे सकता, इसलिए हमको जनरेटेड डेटा को चेक करना ही चाहिए। अब हम यहाँ पर अपनी बाकी बची फोटोज को अपलोड करते हैं और देखते हैं हमको क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ मैं चैट जीपीटी में भी अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं अपलोड कर देता हूँ। तो हम यही प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्यूरेटली और एक प्लीज भी लिख देते हैं। प्लीज यार अगर आप यूज करोगे ना तो वो ज्यादा मेहनत करता है, मैंने ऐसा नोटिस करा हूँ। तो मैं इसी प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से हम पहले इसको जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पे भी ग्रॉक में आके मैं इसको पेस्ट करके और यहाँ से भी मैं उसको जनरेट कर लेता हूँ। तो चैट जीपीटी डेटा जनरेट कर रहा है और यहाँ ग्रॉक ने जनरेट कर लिया है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ 4 इमेज का पूरा डेटा नहीं है, यहाँ इसने सिर्फ इतना ही डेटा जनरेट किया है। तो मैं ये वाली इमेज देखता हूँ, हाँ ये इमेज का डेटा तो है, आईडी 557 से 559 का डेटा और ट्रांजैक्ट ए और बी का डेटा है। तो ये इमेज का डेटा भी देख लेते हैं। हाँ इसने आईडी नंबर 5510 से लेकर 5512 का डेटा जनरेट नहीं किया है। ग्रॉक पूरी इमेजेस का डेटा जनरेट नहीं कर पाया। एक बार चैट जीपीटी भी चेक कर लेते हैं, अगर उसने सारी इमेज का डेटा दे दिया तो हम आगे चैट जीपीटी ही यूज करेंगे। और अगर मैं यहाँ चैट जीपीटी में देखूँ तो यहाँ देखो उसने इमेज वाइज यहाँ पर डेटा हमारा जनरेट करा है। जैसे यहाँ पर पेज 2 का डेटा हमको उसने दिया है, फिर उसके बाद हमको यहाँ पर पेज 3 का डेटा दिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ जो हमारे यहाँ पर इसने डेटा तो पूरा कर दिया है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ आईडी 551 से लेके मुझे यहाँ तक का पूरा डेटा मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ से अपने टेक्स्ट को फिर एडिट कर सकता हूँ, जो मिस्टेक है मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ चैट जीपीटी से, कैन यू गिव मी टेक्स्ट फाइल from ID number 551 to transact B। अब मैं यहाँ पर एंटर हिट करता हूँ।
एआई मॉडल यार स्मार्ट होते हैं, वो समझ जाएगा कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने मुझे टेक्स्ट फाइल दी है, यहाँ से मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। एक बार मैं इस डेटा को चेक कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने डेटा को क्लीन कर लिया है, जो भी यहाँ पर गलतियाँ थी मैंने उनको भी ठीक कर दिया है। ये टेक्स्ट की फाइल मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूंगा, और ये काम करने में मुझे यार 10 मिनट लगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम फिर से चैट जीपीटी में आएंगे और यहाँ पर अपनी टेक्स्ट फाइल को ऐड करेंगे, और यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट वही लिखेंगे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी फाइल को ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट फाइल। यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ आईडी, है ना, और यहाँ टू ट्रांजैक्ट सही है। आई नीड ऑल द नोट्स ट्रांसफर टू एन एक्सेल स्प्रेडशीट। ओके, ये 2 बार क्यों आ गया, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हम यहाँ पर ग्रॉक का भी यूज़ करेंगे। उसने हमको डेटा प्रॉपर तरीके से तो नहीं दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट फाइल को अपलोड करता हूँ तो देखते हैं वो हमको क्या डेटा देता है। तो यहाँ पर मैं वही फाइल को अपलोड करता हूँ और यहाँ पर वही प्रॉम्प्ट को लिख देता हूँ। चलो देखते हैं अब हमको कौन बढ़िया डेटा देता है। मुझे यार ग्रॉक से ज़्यादा उम्मीद नहीं है जो उसने यहाँ पर पहले किया है। तो देखते हैं ग्रॉक क्या देता है। यहाँ पर पहले मैं इसको जनरेट करता हूँ और चैट जीपीटी में भी इसको मैं जनरेट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर चैट जीपीटी यहाँ पर एनालाइज कर रहा है डेटा को। क्या ग्रॉक ने हमको डेटा दे दिया? हियर इज़ द एक्सेल स्प्रेडशीट कंटेन। अच्छा, तो यहाँ पर ग्रॉक डेटा जनरेट कर रहा है, यहाँ पर ये एनालाइज कर रहा है चैट जीपीटी। चलो देखते हैं कौन हमको सबसे बेहतर डेटा ला के देता है। तो यहाँ पर ग्रॉक ने जनरेट कर लिया है, यहाँ पर कॉलम वाइज उसने हमको डेटा दिया है, लेकिन यहाँ मुझे पेस्ट कैसे करूँ एक्सेल में। क्रिएट अ न्यू एक्सेल वर्कबुक, नेम ऑफ द फर्स्ट शीट, साइट एंड इनपुट द टेबल डेटा, ऐड अ सेकंड शीट नेम। अच्छा ओके, तो यहाँ पर उसने हमको टेबल दे दिया है, हमको यहाँ पे इसको कॉपी करना पड़ेगा टेबल को और डायरेक्ट वहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमको डायरेक्ट डाउनलोड फाइल दे दी है एक्सेल फॉर्मेट में। तो चलो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चैट जीपीटी ने हमको क्या दिया है। तो मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ। यहाँ पर चैट जीपीटी यार बढ़िया काम किया, डायरेक्ट फाइल हमको दे दी। तो यहाँ पर उसने हमको यहाँ फाइल दे दी है। यहाँ पर इसने ट्रांजैक्ट ए और ट्रांजैक्ट बी को भी अलग अलग शीट में डाल दिया है, लेकिन मुझे लगता है क्लाइंट के कहने का मतलब था कि एक स्प्रेडशीट में ही ट्रांजैक्ट ए और ट्रांजैक्ट बी का डेटा होना चाहिए था। यहाँ पर ये हमको डेटा मिला है, कुछ खास नहीं लग रहा यार। चैट जीपीटी ने उतने खास तरीके से यहाँ पे जनरेट नहीं करा डेटा, हमको यहाँ पर रिफॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी फिर से। चैट जीपीटी नहीं कर पाया। चलो देखते हैं ग्रॉक ने हमको टेबल जो दिया है हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। एक काम करते हैं, हम ये डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी का कोई यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा कोई कॉपी का? अच्छा ये आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल N से एक नई फाइल बनाता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल V से डेटा पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कौन सा डेटा है भाई? तो ये फॉर्मेट में डेटा तो हमको नहीं चाहिए था। फर्स्ट नेम एंड इनपुट द टेबल डेटा। एक काम करते हैं, यहाँ से मैं न्यू शीट लेता हूँ और शायद मैंने पूरे डेटा को कॉपी कर लिया है। मुझे यहाँ से पहले मैं ये डेटा को कॉपी करता हूँ, है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ओके, डेटा को यहाँ से रैप टेक्स्ट को यहाँ से मैं हटाता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पूरे डेटा को यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद ऑल्ट HY। तो ये हमारा डेटा आ चुका है ट्रांजैक्ट ए और ट्रांजैक्ट बी। यहाँ पर ग्रॉक ने यार बढ़िया काम किया यार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रॉक इतना अच्छा काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ग्रॉक ने बढ़िया काम करा। चैट जीपीटी से भी बढ़िया काम किया है। जैसे कि यहाँ पर इसने देखो ट्रांजैक्ट ए और ट्रांजैक्ट बी को अलग अलग शीट में रख दिया। क्लाइंट यही कहना चाहता था कि ट्रांजैक्ट ए और ट्रांजैक्ट बी एक शीट में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक और नई शीट बनाता हूँ और यहाँ से जो हमारा फर्स्ट टेबल है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। तो कॉपी का ऑप्शन हाँ यहाँ पर आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल V से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं रैप टेक्स्ट को हटा देता हूँ। अब इसको मैं ऑल्ट HY से अपने कॉलम को सेट कर लेता हूँ। चैट जीपीटी से तो बेहतर लग रहा है ये। तो अब हमको यहाँ पर डेटा की फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वैल्यूज़ के बाद यहाँ पर मीटर का सिंबल नहीं लगा है, क्योंकि शायद मैंने टेक्स्ट फाइल में नहीं लिखा है। जैसे कि यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ सैंपल के बाद 06 के बाद मैंने यहाँ पर M नहीं लगाया है, और भी जगह नहीं लगा है M, इसलिए यहाँ पर भी उसने नहीं लगाया है। ऐसा ही यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये 2 ब्लैंक, अगर आपको यहाँ पर डेटा मिसिंग लग रहा है तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर इमेजेस में भी ये डेटा मिसिंग है। जैसे कि यहाँ पर देखो वाटर डेप्थ का डेटा यहाँ मिसिंग है और टाइप का डेटा भी यहाँ मिसिंग है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये डेटा
शिफ्ट हो गया, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ एसबी का डेटा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर वाटर डेप्थ आ गई और टाइम यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो मैं चाहूँ तो इसको पावर क्वेरी से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन ये एआई का वीडियो है तो हम एआई का यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ग्रॉक में चलता हूँ। चैट जीपीटी ने यहाँ गड़बड़ कर दी। चैट जीपीटी यहाँ देखो डेटा एनालिस्ट और डेटा फैचिंग में बढ़िया है, लेकिन डेटा आउटपुट में ग्रॉक उससे बेहतर है, ये मैंने नोटिस करा है। वैसे तो चैट जीपीटी को इमेजेस के मामले में कोई हरा नहीं सकता, लेकिन डेटा आउटपुट के मामले में मुझे ग्रॉक ज़्यादा बेहतर लगता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, इन शीट 1 साइट आई फॉरगॉट टू ऐड मीटर सिंबल। यहाँ पे मैं एम लिख देता हूँ ब्रैकेट में, इन द वैल्यूज ऑफ वाटर डेप्थ, और कौन कौन सी चीज़ में मैंने नहीं लिखा है, टाइड एंड, और लास्ट कॉलम एक और होगा, लेंथ ऑफ सैंपल। सो प्लीज़ ऐड मीटर सिंबल, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन आईडी नंबर, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर डेटा शिफ्ट हो गया इसका भी मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, इन आईडी नंबर 551 यू शिफ्टेड डेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ SB टू टाइम, फिक्स दिस एंड जनरेट न्यू टेबल, ठीक है। ओके, तो वो यहाँ पर फिर से डेटा को जनरेट कर रहा है। देखते हैं हमको वो इस बार क्या देता है। हाँ, इस बार उसने देखो यहाँ पर वो एरर को फिक्स कर दिया है, और जो वैल्यूज में एम का साइन नहीं लगा था यहाँ पर फिर से उसने साइन लगा दिया है। ओके, बढ़िया काम करा यार। तो अब हम इस टेबल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर से हम यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से डेटा को हटाना पड़ेगा, तो मैं कंट्रोल से पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट की से पूरा डेटा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर डेटा पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल V से। तो अब बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ के बाद एम साइन भी लग गया है सभी में, और यहाँ पर भी हमारा ऑर्डर ठीक हो गया है। तो हमको फिर भी यहाँ पर थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो तो ये टाइम है, लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहा है अभी एक कस्टम फॉर्मेट में है, हमें इसको टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पूरे डेटा को यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं चलता हूँ फॉर्मेट सेल में, और यहाँ पर मैं टाइम चूज़ करता हूँ और ये वाला फॉर्मेट में चूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं ओके क्लिक करता हूँ। देखो ये अब हमारा टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो यहाँ पर ये जो टाइप वाला कॉलम है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये डेटा है लाइन बाय लाइन आए, एक लिस्ट की तरह दिखना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये डैश के पहले अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट एंटर करता हूँ तो देखो ये नई लाइन में आ गया। अरे ये क्या हो गया, एक्सेल इसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर रहा है। तो हमको इसको पहले टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कंट्रोल Z से पहले अंडू कर देता हूँ। यहाँ से मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। हमको यहाँ पे फिर से फॉर्मेट सेल में चलना है और यहाँ से मैं इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ओके क्लिक करूँगा तो अब ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो मैं यहाँ पे देखो फिर से वही करता हूँ, ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ, ये दूसरी लाइन में आ गया, ठीक है। लेकिन यार ये मुझे हर बार करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ डैश है उसके बाद मुझे यहाँ पर कितने बार करना पड़ेगा, तो ये मैं बार बार नहीं करने वाला। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो हम इसके नेक्स्ट कॉलम में वो फार्मूला लगाने वाले हैं। यहाँ मैं चलता हूँ फार्मूला बार में, और यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं सब्स्टिट्यूट का। तो यहाँ पे मैं इजिकल टू लगा के लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट, ये आ गया। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पर हमारा ये वाला सेल हमारा टेक्स्ट होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा लगाता हूँ, डबल कोट के अंदर मुझे लिखना है, यहाँ पर मैं हाइफन लगाता हूँ, यहाँ से मैं कोटेशन को बंद कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कॉमा लगाता हूँ। अब हमको नेक्स्ट लाइन में चाहिए ये डैश के बाद, है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, CHAR। इसके बाद मुझे ब्रैकेट के अंदर लिखना है 10। ये क्या होता है मैं आपको एक बता देता हूँ। ये एक तरह का डेटा टाइप है जो आपको लाइन ब्रेक करने में मदद करता है। और यहाँ पर मुझे एंड का सिंबल लगाना है, और यहाँ पर मुझे डबल कोट के अंदर यहाँ पर मुझे एक सिंबल चाहिए बुलेट का, जो लिस्ट में काम आता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नम लॉक को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा Alt 7, ठीक है। तो ये तरह का एक साइन आ जाएगा। यहाँ से मैं कोटेशन को बंद कर देता हूँ और यहाँ से हम अपने ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर हिट करूँगा तो देखो हाइफन की जगह ये साइन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको रैप टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है। और मैं ये कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ, लेकिन ये अभी भी एक फॉर्मूला है। अगर देखो यहाँ से अगर मैं ये डेटा को हटा देता हूँ
तो देखो यहाँ से पूरी वैल्यूज भी हट जाएगी। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल Z से अंडू कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अच्छा इसको हम सेंटर कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है। हमको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से मैं पूरा यहाँ पर डेटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ और हम दूसरे कॉलम में, जैसे कि यहाँ पर मैं K में आता हूँ, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ हम चलते हैं पेस्ट स्पेशल में। और यहाँ पर हम पेस्ट सेक्शन में आप देखो हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको चूज करना है वैल्यूज में। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ ओके क्लिक करना है। मैं कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और यहाँ से मैं रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ। तो अब देखो ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में आ चुका है। अगर मैं यहाँ से ये दोनों कॉलम को कंट्रोल माइनस से हटा भी देता हूँ तो अब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और मैं ये कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग कर ली है। यहाँ से मैं बुलेट साइन को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं हाइफन लगा देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल A से पूरा डेटा सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल T दबाऊंगा और यहाँ पे माई टेबल एज हेडर ओके क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेबल फॉर्मेट में आ चुका है। तो अब हम यहाँ से थोड़ी सी टेबल फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ से फिल्टर बटन को हटा देता हूँ, यहाँ से फर्स्ट कॉलम को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से टेबल की थीम मैं चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं कौन सी थीम चूज करूँ, ये वाली थीम बढ़िया लग रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो वैल्यू हमारी A से लेके H तक, यहाँ से मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। टाइप को मैं नहीं करने वाला सेंटर, तो यहाँ से मैं चलता हूँ होम में और यहाँ से मैं सेंटर कर देता हूँ इसको। हाँ, तो अब ये सेंटर हो चुका है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 553 यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है। तो ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी ये नंबर फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पर बाकी और नंबर फॉर्मेट में है, ये 59 और ये 53 नंबर फॉर्मेट में नहीं है। तो यहाँ पर मैं कहीं टेबल के बाहर लिखता हूँ किसी सेल में 1 और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से। अब हम यहाँ से अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। इसके बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाके हमको यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्लिक करने के बाद जैसे मैं ओके क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ से ये हट जाएगा। अब हम इसको सेंटर में कर लेते हैं। हाँ, अब ये हमारा नंबर फॉर्मेट में हो चुका है। अब यहाँ से मैं 1 को भी हटा सकता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा। तो ये हमारा अभी टेबल हो चुका है रेडी। अब हम यहाँ पे शीट 2 में चल के इसको भी यहाँ से टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ मैं कंट्रोल A से कंट्रोल T प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं ओके क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं फिल्टर बटन को हटा देता हूँ, बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ से फर्स्ट कॉलम को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा। अब यहाँ से जो मेरी डिस्क्रिप्शन है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ भी जो डिस्क्रिप्शन लिखा है इसको भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे जो टेक्स्ट है हम इसको सेंटर में अलाइन कर देते हैं और हम यहाँ से शीट को भी रीनेम कर देते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रांजैक्ट डेटा और ये वाली शीट को मैं नाम दे देता हूँ, इसको दे देते हैं हम नोट्स। और यहाँ से मैं जो शीट 1 है इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ मेरा काम हो चुका है पूरा खत्म। तो छोटी मोटी फॉर्मेटिंग मैं कर लूंगा क्लाइंट को देने से पहले। तो आप समझो इस बात को कि यार AI कितना ज्यादा यूजफुल है आज के जमाने में। अगर आप AI का यूज नहीं कर रहे हो तो यार आप पीछे रह जाओगे यार दूसरे लोगों से। आप AI का यूज करो। अगर ये काम में मैनुअली करने बैठता तो आप भी जानते हो कि इसको करने में कितना ज्यादा टाइम लगता। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर अगले वीडियो में।